हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग कैरियर। आज का हमारा टॉपिक है डिस्फेजिया। आज हम लोग डिस्फेजिया के बारे में जानेंगे कि डिस्फेजिया होता क्या है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स मेनली होता है कि हमारा जो सॉलोइंग का प्रोसेस है उसमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आना या फिर डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग। हम जो फूड पार्टिकल लेते हैं या फिर वाटर मॉलिक्यूल जो भी हम लेते हैं माउथ के थ्रू, वो हमारे सॉलो करने में उसमें प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है, तो इसमें मेनली पार्ट जो है हमारा अफेक्टेड होता है एसोफेगस और फैरिंग्स, और एसोफेगस और फैरिंग्स के बीच में हमारा स्फिंक्टर पाया जाता है। ठीक है, ये तीनों हमारा मेनली अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। यह इज़ द डिफ़िकल्टी swallowing सेफ्टी। इट इज़ अ डिजॉर्डर इन द swallowing प्रोसेस दैट डज नॉट अलाउ सेफ पासिंग ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टोमक। इसमें जो होता है हमारे माउथ से और हमारे स्टोमक तक हम फूड पार्टिकल को नहीं ले जा पाते हैं, जिसके कारण से पर्सन में मतलब वीकनेस देखने को मिल सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है और भी बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ये होते हैं। तो हमारा जो नॉर्मल फंक्शन है स्फिंक्टर का वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये प्रिवेंट टू फूड इंटरिंग द एयरवे। इसका क्या काम है कि हमारा जो एयरवे है, हम जानते हैं कि हमारा एसोफेगस और हमारा जो ट्रैकिया है दोनों साथ में ही होता है। तो ये जो स्फिंक्टर है वो हमको हमारे ट्रैकिया में ना चला जाए, उससे प्रिवेंट करता है। ओके, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द फैरिंग्स एंड सर्वाइकल एसोफेगस। ये लोकेटेड होता है हमारे फैरिंग्स और सर्वाइकल एसोफेगस के बीच में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एक गेट की तरह वर्क करता है, एक डोर की तरह वर्क करता है। हाँ, इट इज़ अ इनवॉलेंट्री नेचर। तो ये इनवॉलेंट्री क्या होता है, जैसे कि एक वॉलेंट्री होता है और एक इनवॉलेंट्री होता है। तो वॉलेंट्री जिस पे हमारा काबू हो, जिसको हम कंट्रोल कर पाए, और इनवॉलेंट्री जिस पे हमारा या हमारे बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं हो पाता है। ठीक है, ऐसा मतलब ऐसा चीज़ जिस पे हमारा कोई कंट्रोल ना हो पाए वो इनवॉलेंट्री नेचर का होता है। ठीक है, तो हमारा जो स्फिंक्टर है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे हमारा माउथ है, तो वो जब हम चाहेंगे तब हम उसको अपने तरीके से उसको चला सकते हैं, लेकिन जो हमारा स्फिंक्टर है उस पर हमारा कोई अपना कंट्रोल नहीं रहता। हमारा जो भी इंटरनल ऑर्गन है उस पर हमारा कोई अपना मतलब ये कब्जा नहीं हो सकता। ठीक है, वो अपने आप उसका मैकेनिज्म होता है। जब उसका फंक्शन होता है तो खुद एक्टिवेट होता है, जब उसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो डीएक्टिवेट होता है। ठीक है, तो ये स्फिंक्टर जो हमारा इनवॉलेंट्री नेचर का होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो डिस्फेजिया है वो 2 टाइप का होता है। मतलब जैसे पहला है ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया, डिफ़िकल्ट इन swallowing ड्यू टू प्रॉब्लम इन द माउथ और थ्रोट। इसमें जो ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया, इसमें क्या होता है कि माउथ और थ्रोट, हमारा जो गला है और जो हमारा माउथ है उस मतलब उसके बिटवीन में, उसके बीच में जो डिफ़िकल्टी आता है, उसके कारण जो हमको swallowing करने में प्रॉब्लम होता है उसको हम ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा एसोफेगल डिस्फेजिया, डिफ़िकल्ट इन swallowing ड्यू टू प्रॉब्लम इन द एसोफेगस। इसमें क्या है कि हमारा मेनली एसोफेगस अफेक्टेड रहता है किसी भी कारण से, या फिर या तो इंजर्ड रहता है जिसके कारण हम सॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम एसोफेगस डिस्फेजिया बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉज ऑफ डिस्फेजिया। तो क्या किन किन कारणों से हमारे बॉडी में डिस्फेजिया कॉज कर सकता है। तो सबसे पहला है न्यूरोलॉजिकल। तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कैसे इसको लीड करता है, तो देखते हैं। जैसे कि हम पहले देखे थे कि हमारा स्फिंक्टर है, ठीक है, जो इनवॉलेंट्री नेचर का होता है। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो तो हमारे सारे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। वो जब मैसेज भेजता है तभी कोई भी ऑर्गन या फिर कोई भी जो ग्लैंड है या फिर कोई भी जो पार्ट है हमारा वो अपना वर्क या फिर अपना फंक्शन सही से कर पाता है। तो जब किसी भी पेशेंट में ब्रेन में अगर चोट लगा है, उसके कारण से हमारा नर्वस सिस्टम अगर डैमेज हुआ है, तो फिर उसके कारण भी हमारा डिस्फेजिया कॉज कर सकता है, क्योंकि वो हमारे स्फिंक्टर को मैसेज ही नहीं भेजेगा कि वो उसको कब ओपन होना और कब क्लोज होना, जिसके कारण से हमको सॉलो करने में प्रॉब्लम होगा। क्योंकि हम जब सॉलो करते हैं तो एक गेट की तरह, एक डोर की तरह हमारा जो स्फिंक्टर है वो वर्क करता है। ठीक है ना, तो जब वो गेट की तरह जब वो खुलेगा ही नहीं, जब वो हमारा जो डोर
की तरह वर्क करने वाला चीज़ है, वो खुलेगा ही नहीं तो हमारा फूड पार्टिकल अंदर नहीं जा पाएगा। तो इसके कारण हमको swallowing प्रॉब्लम आ सकता है, जो कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण ये मेनली कॉज करेगा। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन, ठीक है। तो हमारा जो एसोफेगस है हमारा, या फिर फैनिंग्स, उसमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ठीक है। जैसे कि किसी वजह से, इन्फेक्शन के वजह से, या फिर कोई ऐसा पार्टिकल हम सॉलो कर लिए है जो कि हमारे मतलब फूड पाइप को मतलब ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, जिसके कारण हम खाना को सॉलो नहीं कर पा रहे, फूड पार्टिकल को सॉलो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंजरी हो जाएगा। तो इंजरी तो हम देख ही चुके हैं कि हाँ, किसी प्रकार का ट्रॉमा या फिर इंजरी के कारण भी ये कॉज कर सकता है। अगर कोई पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हो गया, उसमें अगर थ्रोट रीजन में कोई अगर चोट वगैरह लग गया तो इसके कारण भी ये कॉज कर सकता है। उसके बाद कैंसर इन नेक, अगर हमारे नेक के रीजन में अगर कैंसर होगा तो भी हम मतलब फूड पार्टिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रेस्पिरेटरी डिजीज़ के कारण भी हम फूड पार्टिकल को सॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो ट्रैकिया और एसोफेगस है दोनों बिल्कुल हम पास में ही रहता है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में ही होता है। तो इसलिए जब रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगा तो उसके कारण भी हमको सॉलो करने में प्रॉब्लम आ सकता है। इसका साइन एंड सिम्टम हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, डिहाइड्रेट रहेगा। जिस पर्सन में डिस्फेजिया रहेगा वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट रहेगा, उसको मतलब जब वो फूड पार्टिकल को या फिर वाटर मॉलिक्यूल को अंदर ही नहीं ले पा रहा है तो फिर वो डिहाइड्रेट तो होगा ही। उसके बाद वो माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है उसमें। उसके बाद चॉकिंग होगा, अगर वो सही से खाना नहीं लेगा तो उसमें चॉकिंग भी कॉज कर सकता है। उसके बाद इंक्रीज रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी। इंक्रीज रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी का मतलब होता है, मोर्टेलिटी का मेनली मतलब होता है कि डेथ रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा वैसे पेशेंट में, ठीक है। थैंक यू।